जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्टेप का टेस्ट 15 ग्रुप्स के मतलब है केमिस्ट्री के लिहाज से। तो आज हम ग्रुप्स के बारे में एमडी कैट्स के रिलेटेड जो भी पॉसिबल एमसीक्यूज़ बन सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ एमसीक्यू डेवलप करने की टेक्निक, कंसेप्चुअल एमसीक्यू कैसे बिल्ड करने हैं और बुक की लाइनों से एमसीक्यू कैसे डेवलप करने हैं, तो इसके बारे में बताऊंगा। आप वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि मैं आपको रिवायती अंदाज से बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा, बल्कि क्वेश्चंस की मदद से बुक से ली गई स्क्रीनशॉट की मदद से पढ़ाऊंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने हर बुक का पेज उठाया और उसमें जितने पॉसिबल एमसीक्यूज़ बन सकते हैं मैं वो आपको सिखाऊंगा कि एमसीक्यूज़ बनाने की टेक्निक क्या है और किप्स और स्टेप में किस तरह के एमसीक्यूज़ ग्रुप से रिलेटेड आ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला ये मैंने आपको एक चार्ट बना के दिया है। ये चार्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये मैंने खुद बुक की बेतरतीब सी लाइनों को एक ग्राफ की सूरत में समो दिया है। तो अब हम ये देखेंगे कि अल्कली मेटल और अल्कलाइन मेटल की प्रॉपर्टीज़ में से जो हाइड्रोक्साइड्स, कार्बोनेट्स और सल्फेट्स हैं, इनके मुतल्लिक वो आपको एमसीक्यू कैसे डालेगा, ये देखने के लिए हम सबसे पहले हाइड्रोक्साइड करेंगे। बुक में लिखा हुआ है कि अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड में से सब अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल हैं सिवाय LiOH के। अल्कलाइन मेटल हाइड्रोक्साइड के मुतल्लिक लिखा है कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज डाउन द ग्रुप। आपको इन स्टेटमेंट्स को रट्टा मारना पड़ेगा ताकि आप एमसीक्यू के बारे में कंसेप्ट बिल्ड कर सकें। वो आपसे एमसीक्यू पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट सॉल्युबल इन वाटर। तो LiOH देगा, NaOH देगा, सीजियम हाइड्रोक्साइड देगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड है। तो उसने बुक में लाइन लिखी है कि ऑल अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर सॉल्युबल इन वाटर एक्सेप्ट LiOH। तो LiOH सॉल्युबल नहीं है। फिर वो अल्कलीन मेटल हाइड्रोक्साइड से एमसीक्यू कैसे पूछेगा, विच इज़ मोस्ट सॉल्युबल इन वाटर। वो आपको अल्कलीन मेटल हाइड्रोक्साइड के बारे में 4 ऑप्शन देगा कि कौन सी सबसे ज़्यादा सॉल्युबल है। तो आपने ये कंसेप्ट पढ़ा है कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप मतलब सबसे कम इसकी होगी, उससे ज़्यादा इसकी, उससे ज़्यादा कैल्शियम की और सबसे ज़्यादा बेरियम हाइड्रोक्साइड की। क्योंकि बेरियम सबसे एंड पे है ग्रुप में, जो ग्रुप में सबसे एंड पे होगा उसकी सबसे ज़्यादा होगी। डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ हो रही है। आगे एग्जांपल है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्युबल एक्सेप्ट। वो आपको अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड और अल्कलीन मेटल हाइड्रोक्साइड दोनों ऑप्शन में दे सकता है, जैसे कि मैंने दी हुई हैं। तो सबसे ज़्यादा तो सारी सॉल्युबल होंगी, वो आपको कहेगा कि कौन सी सॉल्युबल नहीं है। हाइड्रोक्साइड्स में से सब सॉल्युबल हैं। ऑल हाइड्रोक्साइड, चाहे वो अल्कली मेटल हो या अल्कलीन मेटल की, सारी सॉल्युबल हैं सिवाय LiOH के। ये नहीं देखेंगे कि कौन कितनी है, लेकिन LiOH बिल्कुल नहीं है। बाकी सारी हाइड्रोक्साइड, चाहे वो अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड हो या अल्कलाइन मेटल हाइड्रोक्साइड्स हों, वो तमाम सॉल्युबल हैं। इसके बाद वो आपसे स्टेबिलिटी का पूछेगा। स्टेबिलिटी का मतलब जब उनको डिकम्पोज किया जाए तो वो डिकम्पोज होंगे या नहीं। तो सारे अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड स्टेबल हैं, लेकिन LiOH
डिकम्पोजिशन शो करता है। हीट की मौजूदगी में LiOH डिसोसिएट हो जाएगा। अल्कलीन मेटल हाइड्रोक्साइड के मुतल्लिक आपकी बुक में लिखा है कि CaOH ट्वाइस और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज हो जाएंगे। जो आपकी बुक में लिखा है वही आपको याद करना पड़ेगा, बाकी किसी कंसेप्ट की ज़रूरत नहीं है, और पूछेगा भी आपसे बुक से ही पूछेगा। तो MCQ है वी कैन अंडरगो डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन जब हाइड्रोक्साइड के बारे में डिकम्पोजिशन के बारे में पूछेगा तो या तो अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड के बारे में पूछेगा या अल्कलीन मेटल हाइड्रोक्साइड के बारे में पूछेगा। अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स में तमाम स्टेबल हैं सिवाय LiOH के। तो ये भी स्टेबल होगी, ये भी स्टेबल होगी। लिथियम हाइड्रोक्साइड स्टेबल नहीं होगी बल्कि डिकम्पोज कर जाएगी। तो आपसे ये भी पूछ सकता है NaOH दे के, KOH दे के और सीजियम हाइड्रोक्साइड दे के कौन इनमें से थर्मली स्टेबल है। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज आर थर्मली स्टेबल। ऑल ऑफ दीज आर थर्मली स्टेबल। लेकिन जब वो अल्कलीन मेटल हाइड्रोक्साइड के बारे में पूछे तो ऑप्शन में वही देगा जो आपकी बुक में लिखा हुआ है। आपकी बुक से बाहर वो MCQ कभी नहीं डालेगा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज हो जाते हैं हीट करने पर। अब हम कार्बोनेट्स की बात करेंगे। कार्बोनेट्स में भी दो हैं, अल्कली मेटल कार्बोनेट्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट्स। अल्कली मेटल कार्बोनेट्स में सॉल्युबिलिटी के बारे में उसने बताया है कि ऑल आर सॉल्युबल एक्सेप्ट Li2CO3। अल्कलीन अर्थ मेटल कार्बोनेट्स के बारे में आपकी बुक में लिखा हुआ है कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जो टॉप पे होगा उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, जो बॉटम पे होगा उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी, क्योंकि डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप कर रही है। स्टेबिलिटी के बारे में उसने बताया है बुक में आपकी के अल्कली मेटल कार्बोनेट सारे स्टेबल हैं सिवाय लिथियम कार्बोनेट के। अल्कलीन अर्थ मेटल कार्बोनेट्स की डिकम्पोजिशन, ईज ऑफ डिकम्पोजिशन डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, के जो सबसे टॉप पर होगा उसकी डिकम्पोजिशन करना डिफ़िकल्ट होगी और जो सबसे बॉटम पे होगा उसकी डिकम्पोजिशन करना सबसे आसान होगी। इस लाइन का ये मतलब है। तो इसमें से MCQ कैसे डेवलप कर सकते हैं, वो आपसे पूछेगा विच इज़ नॉट थर्मली स्टेबल। तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि वो अल्कली मेटल कार्बोनेट्स की बात कर रहा है या अल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट्स की। तो इसमें हमें पता चल गया कि ये अल्कली मेटल कार्बोनेट्स की बात कर रहा है, अल्कली मेटल कार्बोनेट्स की। तो अल्कली मेटल कार्बोनेट्स की स्टेबिलिटी तमाम स्टेबल होते हैं सिवाय लिथियम कार्बोनेट के। ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? नन। फॉलोइंग इज़ द लीस्ट सॉल्युबल। सबसे पहले ये देखना है कि ये अल्कली मेटल कार्बोनेट्स या अल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट्स के बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। फॉलोइंग इज तो इसमें अल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट्स की बात कर रहा है वो। अल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट्स के बारे में हम जानते हैं कि सॉल्युबिलिटी के बारे में जब पूछेगा तो हम जानते हैं कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जो सबसे टॉप पे होगा उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो इसमें से देखते हैं कि सबसे टॉप पे कौन है। सब ये सेकंड ग्रुप मैं आपके सामने बना रहा हूँ। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सेंट्रोशियम और बेरियम, ये सबसे टॉप पे है, ये सबसे नीचे है, ये सबसे बॉटम पे।
तो अब उसने बेरियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, रेडियम सबसे आखिर पे है। रेडियम हम जानते हैं कि इनमें से मैग्नीशियम का कार्बोनेट सबसे टॉप पर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वो अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात कर रहा है। तो उसने पूछा है कि लीस्ट सॉल्युबल अल्कलाइन अर्थ मेटल का हमें ट्रेंड पता है कि डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, जो सबसे टॉप पे होगा वो सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होगा, बॉटम पे होगा वो सबसे लेस सॉल्युबल होगा। तो इनमें से सबसे लीस्ट सॉल्युबल देखेंगे तो सबसे नीचे कौन है? सबसे नीचे रेडियम है, तो रेडियम लीस्ट सॉल्युबल होगा। अगर इसमें से पूछे कि मोस्ट सॉल्युबल कौन सा है, इनमें से सबसे ऊपर मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम मोस्ट सॉल्युबल होगा। वो मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में पूछे तो इनमें से दोनों में से सबसे ज़्यादा सॉल्युबल कौन होगा? मैग्नीशियम कार्बोनेट। अगर वो कैल्शियम कार्बोनेट और स्ट्रोंशियम कार्बोनेट के बारे में पूछे तो कैल्शियम कार्बोनेट ज़्यादा सॉल्युबल होगा। अगर वो स्ट्रोंशियम कार्बोनेट और बेरियम कार्बोनेट के बारे में पूछें तो स्ट्रोंशियम कार्बोनेट ज़्यादा सॉल्युबल होगा, क्योंकि वो इससे ऊपर है। मैग्नीशियम कैल्शियम से ऊपर है तो इसका कार्बोनेट ज़्यादा सॉल्युबल होगा। कैल्शियम स्ट्रोंशियम से ऊपर है तो इसका कार्बोनेट ज़्यादा सॉल्युबल होगा। इसी तरह स्ट्रोंशियम का कार्बोनेट बेरियम के कार्बोनेट से ज़्यादा सॉल्युबल होगा। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, फॉलोइंग कैन बी इजीली डिकम्पोज। तो ये सबसे पहले देखना है किसकी बात कर रहा है। ये अल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट्स की बात कर रहा है। अल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट्स में हम ट्रेंड देखते हैं कि ईज़ ऑफ डिकम्पोजिशन डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, मतलब कि जो सबसे टॉप पे होगा उसकी डिकम्पोजिशन सबसे डिफ़िकल्ट होगी, बॉटम पे होगा उसकी डिकम्पोजिशन सबसे इजी होगी। इजीली डिकम्पोज्ड उसने पूछा है, तो इजीली डिकम्पोज्ड वो होगा जो सबसे नीचे होगा। सबसे नीचे रेडियम कार्बोनेट है। अगर वो इससे आपसे पूछ ले कि सबसे मोस्ट डिफ़िकल्ट टू डिकम्पोज अगर पूछे तो देखेंगे कि सबसे ऊपर कौन है। बेरियम, रेडियम और कैल्शियम में सबसे ऊपर कैल्शियम है, तो ये मोस्ट डिफ़िकल्टी शो करेगा डिकम्पोजिशन में। अगर वो आपको दो कंपाउंड दे, कैल्शियम कार्बोनेट और बेरियम कार्बोनेट, तो किसकी डिकम्पोजिशन इजी होगी? यकीनन बेरियम कार्बोनेट की, क्योंकि वो कैल्शियम कार्बोनेट के नीचे है। जो नीचे होगा उसकी डिकम्पोजिशन इजी होगी। जो ऊपर होगा उसकी डिकम्पोजिशन डिफ़िकल्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इट इज़ नॉट सॉल्युबल नॉट थर्मली स्टेबल। ये सॉल्युबल भी नहीं है और थर्मली स्टेबल भी नहीं है। अब ये इसने अल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट्स और अल्कली मेटल कार्बोनेट दोनों दिए हैं। बेरियम कार्बोनेट के बारे में देखेंगे। हम जानते हैं कि ये सॉल्युबल भी है और थर्मली स्टेबल नहीं है। एक कंडीशन तो इस पर सेटिस्फाई होगी कि ये सॉल्युबल है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। कैल्शियम कार्बोनेट भी सॉल्युबल है, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट भी सॉल्युबल है। हम देखते हैं कि बुक में लाइन लिखी हुई है कि लिथियम कार्बोनेट डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग, तो ये इसका आंसर लिथियम कार्बोनेट होगा। अगर वो आपसे कहता कि लिथियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट में से सबसे ज़्यादा कौन सॉल्युबल है, तो
कैल्शियम कार्बोनेट ज़्यादा सॉल्युबल है, क्योंकि लिथियम कार्बोनेट तो सॉल्युबल ही नहीं है। लिथियम कार्बोनेट सॉल्युबल ही नहीं है, कैल्शियम कार्बोनेट ज़्यादा सॉल्युबल होगा। आपने कार्बोनेट्स के बारे में पढ़ा। आगे हम नाइट्रेट्स के बारे में देखें। नाइट्रेट्स के बारे में मैंने एमसीक्यू नहीं दिए ताकि आप खुद डेवलप कर सकें। नाइट्रेट्स की बहुत सिंपल है। नाइट्रेट्स का कोई ट्रेंड याद करना नहीं पड़ेगा आपको। नाइट्रेट्स के बारे में इतना ट्रेंड नहीं लिखा, सिर्फ यही लिखा है कि अल्कली मेटल नाइट्रेट्स भी सॉल्युबल होते हैं और अल्कलाइन मेटल नाइट्रेट्स भी सॉल्युबल होते हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि एक तरफ नाइट्रेट्स दे देगा कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, लिथियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट देगा। तो इसमें पूछेगा कि कौन सा सॉल्युबल नहीं है। तो लिथियम कार्बोनेट हमेशा सॉल्युबल नहीं होगा, ये भी सॉल्युबल होगा, ये भी सॉल्युबल होगा, ये भी सॉल्युबल होगा। अगर वो आपको सारे के सारे नाइट्रेट्स दे दे, CaNO3, कैल्शियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, पोटाशियम नाइट्रेट, अगर वो आपसे पूछे कि कौन सा सॉल्युबल नहीं है, तो इनमें से कोई भी आंसर नहीं होगा, बल्कि सारे सॉल्युबल होंगे। स्टेबिलिटी के बारे में उसने कोई खास ट्रेंड नहीं दिया, सिर्फ यही बताया कि आर डिकम्पोजिज ऑन हीटिंग, आर डिकम्पोजिज ऑन हीटिंग। आगे सल्फेट्स के बारे में पढ़ते हैं। सल्फेट्स के उसने स्टेबिलिटी का बुक में कोई ट्रेंड नहीं दिया, तो आप भी कोई ट्रेंड याद नहीं करेंगे। उसने सॉल्युबिलिटी के बारे में दिया है सल्फेट्स का। अल्कली मेटल सल्फेट्स देखते हैं कौन कौन से हैं। अल्कली मेटल सल्फेट्स में सोडियम सल्फेट, पोटाशियम सल्फेट, सीजियम सल्फेट। तो अगर आपसे पूछे कि इनमें से कौन सा सॉल्युबल नहीं है, तो कोई आंसर नहीं होगा, क्योंकि बुक में लिखा है कि तमाम अल्कली मेटल सल्फेट्स सॉल्युबल हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल का सल्फेट्स में आ जाते हैं बेरियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। अगर वो आपको इन तीनों ऑप्शन में से पूछ ले कि सबसे ज़्यादा सॉल्युबल कौन है, तो ट्रेंड है डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो जो सबसे टॉप पे होगा मोस्ट सॉल्युबल होगा, सबसे टॉप पे होगा, और जो सबसे बॉटम पे होगा वो लीस्ट सॉल्युबल होगा। अगर वो मैग्नीशियम और कैल्शियम सल्फेट्स का पूछे, तो जो ऊपर होगा वो ज़्यादा सॉल्युबल होगा, जो नीचे होगा वो कम सॉल्युबल होगा। तो इसी तरह आप बुक की लाइनों से BCU MCQ डेवलप कर सकते हैं। ये आपकी टेक्निक पर डिपेंड करता है कि आप किस टेक्निक के तहत पढ़ रहे हैं। आगे हम चलते हैं। आपसे इसके बारे में ज़रूर MCQ पूछेगा। कोई पेपर उठा के देख लें, किप्स का पेपर उठा के देख लें या स्टेप का, मेरे एनालिसिस के मुताबिक वो क्लास टेस्ट में 4 से 5 क्वेश्चंस इस टेबल से ज़रूर पूछेगा। तो इस टेबल को याद करने का आसान तरीका ये है कि इस टेबल में 3 ट्रेंड दिए गए हैं, 3 ट्रेंड्स हैं। पहला ट्रेंड ये है, दूसरा ये, तीसरा ये है। तो आपको सिर्फ यही याद करना पड़ेगा। ये शॉर्टेस्ट ट्रिक है इसको याद करने के लिए। जब HF, HCl, HBr, FCBI, दूसरा है F,
इसको उल्टा देंगे FIBC। और चौथा है IBCF। इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं, एक बार चलो फिर, एक बार चलो फिर। पहला ट्रेंड है FCBI, दूसरा है FIBC, तीसरा है एक बार चलो फिर। तो आपको ये याद करना पड़ेगा। आप यकीनन स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जब वो आपको डाइपोल मोमेंट के बारे में पूछेगा, सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट किसका है, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड का होगा। सबसे कम डाइपोल मोमेंट हाइड्रोजन आयोडाइड का होगा। बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, हाइड्रोजन फ्लोराइड की। बॉन्ड एनर्जी सबसे कम किसकी होगी, हाइड्रोजन आयोडाइड की। इस तरह आपसे पूछेगा हीट ऑफ वेपराइजेशन सबसे ज़्यादा किसकी होगी, HF की। हीट ऑफ फ्यूजन किसकी सबसे कम होगी, HCl की। बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होगी, HI की। बॉन्ड लेंथ सबसे कम किसकी होगी, HF की। डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज़्यादा HI की होगी, सबसे कम HF की होगी। तो आप ये तीनों फिर मैं बता रहा हूँ कि ये आप सिर्फ ये याद कर सकते हैं, ये वाले। और जो इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको आप रट्टा मार लें तो आप 5-6 MCQs क्लास टेस्ट में आसानी से कर सकेंगे। इसको याद करने की इससे ज़्यादा आसान टेक्निक आपको कहीं नहीं मिलेगी। द एलिमेंट्स ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटीन। सिर्फ 1 2 3 4 ही हैलोजन्स हैं, लेकिन 4 नहीं 5 हैलोजन्स हैं। 5वीं हैलोजन कौन सी है, एस्टाटीन। एस्टाटीन रेयर हैलोजन है। मैंने MCQ बनाया है इसमें से, डैश इज रेयर हैलोजन, तो एस्टाटीन इसका आंसर होगा। एस्टाटीन रेयर हैलोजन है। ये आप पढ़ सकते हैं, एस्टाटीन इज रेयर हैलोजन। Astatine is a rare halogen. It is a radioactive and its most stable isotope is जिसकी हाफ लाइफ है 8.3। तो आप ये एस्टाटीन को ज़रूर याद रखिएगा। और इसमें से भी आपको MCQ डालेगा ज़रूर, स्टेप वाले ज़रूर डालेंगे कि मोस्ट स्टेबल आइसोटोप ऑफ एस्टाटीन हैज़ हाफ लाइफ ऑफ 8.3। आगे ये वाला पैराग्राफ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छी तरह रटा मारना है। इसमें सबके कलर दिए गए हैं, कलर्स दिए गए हैं, स्टेट्स दी गई हैं, तो आपको इनको रटा मारना पड़ेगा। इस पर कोई कंसेप्ट नहीं है। ये देखिए उसने लिखा है, मैंने आपको MCQ ज़रा ग्रीनिश येलो गैसेस। तो यहाँ लिखा है फ्लोरीन क्लोरीन आर गैसेज ऑफ पेल येलो एंड ग्रीनिश येलो कलर्स। ग्रीनिश येलो कौन सी है, क्लोरीन। पेल येलो कौन सी है, फ्लोरीन। तो ग्रीनिश येलो कौन सी है, क्लोरीन होगी। ब्रोमीन इज, तीसरा MCQ है ब्रोमीन इज। तो ब्रोमीन लिखा है यहाँ लिक्विड है, ये सॉलिड, ये ऑप्शन तो वैसे ही ख़त्म कर देंगे, ये सॉलिड, ये ऑप्शन वैसे ही ख़त्म कर दिया, ये ऑप्शन भी वैसे ख़त्म हो गया, ये ऑप्शन रह गया रेड ब्राउन। तो यहाँ लिखा हुआ है ब्रोमीन इज रेड ब्राउन। आगे है डैश इज रेयर हैलोजन, मैंने आपको बताया एस्टाटीन इज रेयर हैलोजन, ये यहाँ लिखा हुआ है। विच वन इज पेल येलोइश इन कलर। पेल येलोइश कलर में कौन सा है, फ्लोरीन। फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर गैसेज ऑफ पेल येलो। फ्लोरीन पेल येलो में है, तो इसका आंसर फ्लोरीन में होगा। आपसे आयोडीन के बारे में पूछेगा, आयोडीन इज अ मेटालिक अपीयरिंग शाइनी ब्लैक सॉलिड। आयोडीन सॉलिड है और इसका कलर है ग्रेइश ब्लैक। मतलब कि इनकी स्टेट्स और इनके जो कलर्स हैं आपको इनको ज़रूर रट्टा मारना है। आगे पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन से आपको बहुत से MCQ पूछेगा। ये आप पेक्यूलियर बिहेवियर से आपको
भी चीज़ें याद करना पड़ेंगी, आपको पांचों पॉइंट याद करना पड़ेंगे। वो आपको पांचों पॉइंट एमसीक्यू में दे सकता है। चारों ऑप्शन में कोई ना कोई पॉइंट दे के पूछेगा कि किस पर डिपेंड नहीं करता पिक्यूलियर बिहेवियर ऑफ हीली पिक्यूलियर बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन किस पर डिपेंड नहीं करता। तो इसलिए आपको ये सारे पॉइंट याद करना पड़ेंगे। तो यहाँ बुक मैंने आपको एग्जांपल्स दी हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट लेटिस एनर्जीज। तो मैंने ये एमसीक्यू उठाया है। आयनिक फ्लोराइड्स हैव हायर लेटिस एनर्जीज देन द अदर हैलाइड्स। तो आयनिक क्लोराइड्स, आयनिक ब्रोमाइड्स या आयनिक फ्लोराइड्स या आयनिक आयोडाइड्स। तो इसका आंसर आयनिक फ्लोराइड्स होगा। अगर वो आपसे पूछ ले फॉलोइंग रिमेन्स रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली वन ऑक्सीजन स्टेट, तो ये यहाँ है। आल्सो ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन फ्लोरीन रिमेन्स रिस्ट्रिक्टेड टू -1 ऑक्सीजन स्टेट। तो आपको बुक की लाइनों को अच्छी तरह याद करना है। बुक की लाइनों से वो आपको ज़रूर एमसीक्यूज डालेगा। तो इसका आंसर फ्लोरीन हुआ। तीसरा है डैश कैन फॉर्म कंपाउंड्स विद नोबल गैसेस। तो ये आखिरी लाइन है। फ्लोरीन इज़ द ओनली एलिमेंट दैट कंबाइंस डायरेक्टली विद नोबल गैसेस। हैलोजन में से सिर्फ फ्लोरीन है जो नोबल गैसेस के साथ डायरेक्टली बॉन्ड बनाती है। चौथा है फ्लोरीन शोज पेक्यूलियर बिहेवियर ड्यू टू स्मॉल साइज। अगर आपने पांचों याद की होंगी तो आपको पता होगा स्मॉल साइज, हाई आयनाइजेशन एनर्जी, हाई आयनाइजेशन एनर्जी, हाई आयनाइजेशन एनर्जी, लो डिसोसिएशन एनर्जी, लो डिसोसिएशन एनर्जी। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। तो आपको इस पैराग्राफ में से जो भी छोटी से छोटी डिटेल है आपको उसको रट्टा ज़रूर मारना है। आगे ये जो मैं आपको स्क्रीनशॉट बता रहा हूँ इनमें से ही आपको एमसीक्यू पूछेगा। आप यकीनन पिछले पेपर उठा के देख सकते हैं। जो मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ आप इनमें से ही अगर इंफॉर्मेशन याद करेंगे। असल में ये चैप्टर सिर्फ रट्टा मारने के काबिल है। जो बुक पर इंफॉर्मेशन दी गई है उसको एन मुताबिक उसी तरह याद करेंगे, छोटी से छोटी डिटेल को। मेरा काम बस ये बताना है कि कैसे करना है। जैसे मैंने एमसीक्यू डाला है द रिड्यूसिंग पावर ऑफ हैलोजेंस इज। यहाँ पर उसने ऑक्सीडाइजिंग पावर दी है F2 इज़ ग्रेटर देन Cl2, Cl2 इज़ ग्रेटर देन Br2, Br2 इज़ ग्रेटर देन I2। तो इसका रिड्यूसिंग पावर हम जानते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग पावर के बिल्कुल उलट होती है। यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग पावर दी है तो इसके उलट रिड्यूसिंग पावर होगी। तो इसका आंसर सी होगा। अगर कहीं पर रिड्यूसिंग पावर दी है तो उसका उलट ऑक्सीडाइजिंग पावर होगी। यहाँ पर उसने ऑक्सीडाइजिंग पावर दी है तो अगर इसको उल्टा कर लें तो रिड्यूसिंग पावर आ जाएगा। दूसरा एमसीक्यू है द रिड्यूसिंग पावर ऑफ हैलोजेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन। तो इसने 3 फैक्टर दिए हुए हैं, 1 2 3 4 फैक्टर दिए हुए हैं। आपको इन चारों फैक्टरों को याद करना पड़ेगा ताकि आप इस तरह के एमसीक्यू सॉल्व कर सकें। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ हैलोजेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन। यहाँ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ हैलोजेंस डिपेंड अपॉन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट हीट ऑफ वेपराइजेशन पे करती है, हीट ऑफ हाइड्रेशन पे भी करती है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पे भी करती है। हीट ऑफ फ्यूजन यहाँ पे दिया गया, हीट ऑफ फ्यूजन पे डिपेंड नहीं करती क्योंकि ये बुक पे नहीं लिखा हुआ। तीसरा एमसीक्यूज है फॉलोइंग कैन नॉट ऑक्सीडाइज अदर। तो ये कंसेप्ट पढ़ लें। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में ये इनका जो ऑर्डर है वो ये है Br2 Cl2 F2। अगर इनका ऑर्डर ये है तो F2 Cl2 को कर सकता है,
F2Br2 को कर सकता है, F2I2 को कर सकता है। इसी तरह Cl2Br2 को कर सकता है और क्लोरीन आयोडीन को कर सकता है। ब्रोमीन का देखते हैं, ब्रोमीन बस आयोडीन को कर सकता है, जो ऊपर होगी उसको कर सकता है। इसी तरह फ्लोरीन सबको कर सकता है, क्लोरीन सिर्फ ब्रोमीन और आयोडीन को कर सकता है, और ब्रोमीन बस आयोडीन को कर सकता है। तो आयोडीन अकेला रह गया। आयोडीन किसी को भी नहीं कर सकता ऑक्सीडाइज। आयोडीन किसी को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। फ्लोरीन क्लोरीन को भी कर सकता है, ब्रोमीन को भी कर सकता है और आयोडीन को भी कर सकता है। इसी तरह क्लोरीन ब्रोमीन को भी कर सकता है और आयोडीन को भी कर सकता है। ब्रोमीन आयोडीन को बस कर सकता है, लेकिन आयोडीन किसी को नहीं कर सकता। तो ये भी हुआ। आपको इस पेज में से भी इंफॉर्मेशन अच्छी तरह याद करनी है। मैंने बस 2-3 एग्जांपल दिए हैं, बाकी एमसीक्यू डेवलप करना आपका काम है। आगे जो इस पेज पे दिया हुआ है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इस पेज से भी आपको इंफॉर्मेशन अच्छी तरह याद करनी है। मैंने यहाँ आपको बस एक आइडिया दिया है कि एमसीक्यू कैसे डेवलप करना है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन इन ब्रोमिक एसिड। ब्रोमिक एसिड हमें पता है कि O3 वाला है। O3 वाले में ऑक्सीजन स्टेट ऑफ क्लोरीन कितनी है? +5। तो यहाँ ऑप्शन मैंने गलती से नहीं लिखा, तो इसका आंसर असल में +5 है। ब्रोमिक एसिड में +5 है। वो आपसे पूछेगा ऑक्सीजन स्टेट ऑफ क्लोरीन इन क्लोरिक एसिड। क्लोरिक एसिड में भी +5 होगा क्लोरीन का। अगर वो पूछ ले आयोडिक एसिड में आयोडीन का कितना होगा, तो +3 होगा। तो इस तरह आपसे कोई भी एमसीक्यू पूछ सकता है। विच डज नॉट इंक्रीज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन ऑक्सी एसिड्स। तो ये जो 3 पॉइंट दिए गए हैं ये इससे ही मुतल्लिक हैं। इंक्रीज क्या करता है? जब ऑक्सीजन नंबर इंक्रीज करेंगे, ये देखें ये नीचे ऑक्सीजन नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। HClO में 1, HClO2 में 2, इसी तरह HClO4 में 4 नीचे इंक्रीज हो रहे हैं। तो इंक्रीज इन थर्मल स्टेबिलिटी, जब ऑक्सीजन नंबर इंक्रीज होंगे तो थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो इससे एमसीक्यू आपको क्या पूछेगा कि विच इज़ मोस्ट थर्मोस्टेबल। तो थर्मोस्टेबल सबसे ज़्यादा HClO4 होगा। विच इज़ लीस्ट थर्मोस्टेबल, तो HClO इसका आंसर होगा। दूसरा पॉइंट है द डिक्रीज इन ऑक्सीडाइजिंग पावर, मतलब कि ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज होती है। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी होगी? HClO की होगी, और सबसे कम ऑक्सीडाइजिंग पावर HClO4 की होगी। वो आपसे एमसीक्यू में ऑर्डर भी पूछेगा या अलग-अलग ऑप्शन में सारे पूछ लेगा। तीसरा पॉइंट है हमारे पास द इंक्रीज इन एसिडिक स्ट्रेंथ, मतलब कि नीचे को जाएं तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? HClO4 सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, HClO सबसे कम एसिडिक होगा। एमसीक्यू उसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सी एसिड। तो मैंने ये लाइन यहाँ से उठाई है, द एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीज विद इंक्रीज ऑक्सीजन, यहाँ से दिस अकाउंट्स फॉर दी एज ऑक्सीजन स्टेट ऑफ द हैलोजन इंक्रीज द बॉन्डिंग, ये लिखी हुई है। द ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन आर स्ट्रॉन्गर देन द कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्सी एसिड्स ऑफ ब्रोमीन। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सी एसिड किसके स्ट्रॉन्ग हैं? क्लोरीन के। सबसे कम आयोडीन के। लेकिन फ्लोरीन के ऑक्सी एसिड्स होते ही नहीं हैं। अगर आप ये पेज 87 है, 86 पेज पे पीछे जाके देखें तो उस पर लिखा हुआ है कि फ्लोरीन के ऑक्सी एसिड्स नहीं होते। क्लोरीन
ब्रोमीन और आयोडीन के पास ऑक्सी एसिड होते हैं। तो इस तरह आपको छोटी से छोटी डिटेल भी अच्छी तरह बुक से याद करना पड़ेगी ताकि आपका कोई एमसीक्यू गलत ना हो। आगे ये भी इंफॉर्मेशन है, यहाँ से भी आपको रट्टे की ज़रूरत है। आपको एक एक लाइन को गौर से पढ़ना पड़ेगा, उससे एमसीक्यू डेवलप करना पड़ेंगे। जैसे टेफ्लॉन रेजिस्ट द एक्शन ऑफ, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्शन ऑफ ऑक्सीडेंट्स एसिड एंड अल्कलीज, ऑक्सीडेंट्स अल्कलीज एसिड्स। अगर वो आपसे पूछता कि टेफ्लॉन रेजिस्ट द एक्शन ऑफ ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, ये तीनों ऑप्शन दे के रिडक्टेंट्स दे देता तो उसका ऑप्शन रिडक्टेंट्स होगा। तो टेफ्लॉन रिडक्टेंट्स जो होते हैं ऑक्सीडेंट्स का तो वो रेजिस्ट कर लेता है, लेकिन जो रिडक्टेंट्स होते हैं उनका एक्शन रेजिस्ट नहीं कर पाता। आपसे हेलोथेन का स्ट्रक्चर पूछ लेगा, जिस तरह मैंने दूसरा एमसीक्यू डाला, फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज वीड किलर। तो आपसे गौर से देखना पड़ेगा वीड किलर के कहाँ पे हैं। आर नंबर ऑफ एंटीसेप्टिक इंसेक्टिसाइड्स एंड वीड किलर। यहाँ पे वीड किलर ये देखें, तो क्लोरीन वीड किलर है। आपको अच्छी तरह ये सारे पॉइंट याद करने पड़ेंगे। फॉलोइंग इज फंजीसाइड, फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज फंजीसाइड। तो फंजीसाइड में हमारे पास ब्रोमीन है, ब्रोमीन इज आल्सो यूज्ड एज फंजीसाइड। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि इन लाइनों को अच्छी तरह याद करना है। वो आपसे 5-6 एमसीक्यू उसके बारे में पूछेगा। आगे आखिर पे हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ नोबल गैसेस। तो ये आपको सारे पॉइंट अच्छी तरह याद करना पड़ेंगे, ये सारे पॉइंट अच्छी तरह याद करने पड़ेंगे, फिर ही आप इनके मतलब एमसीक्यू सॉल्व कर सकेंगे। विच कैन बी यूज्ड इन फ्लोरेसेंट ट्यूब्स। फ्लोरेसेंट ट्यूब्स में कौन सा यूज़ किया जाता है? ये फ्लोरेसेंट ट्यूब एक यहाँ लिखा हुआ है और एक यहाँ लिखा हुआ है, क्रिप्टॉन और आर्गन। क्रिप्टॉन और आर्गन मतलब कि बोथ ए एंड बी, सिर्फ एक नहीं बल्कि दोनों फ्लोरेसेंट स्क्रीन में यूज़ किए जा सकते हैं। दूसरा है विच यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर लिखा हुआ है, इसलिए आपको ये लाइन पूरी पूरी याद करना पड़ेगी कि हीलियम कहाँ यूज़ होता है। हीलियम के इसमें 5 यूजेस हैं, इसमें सारे 5 यूजेस लिखे हुए हैं। रेडान के 2 यूजेस हैं, जीनान का 1 यूज़ है, इस तरह नियान के 3 यूजेस हैं। आपको पूरी तरह अच्छी तरह याद करना पड़ेगा। आर्क वेल्डिंग एंड कटिंग यूजेस। तो यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ है कि आर्गन यूज फॉर आर्क वेल्डिंग। अगर आप ये अच्छी तरह याद नहीं करेंगे तो आप ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाएंगे बुरी तरह। हाई स्पीड फोटोग्राफी यूजेस। तो यहाँ पे हाई स्पीड फोटोग्राफी ये लिखा हुआ है, स्पीड फोटोग्राफी यूजेस क्रिप्टॉन। तो इसका आंसर क्रिप्टॉन होगा। अगर वो बैक्टीरियासाइडल लैंप्स हैव जीनॉन, तो इसका आंसर जीनॉन होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो, जिसने इतनी मेहनत से स्लाइड्स तैयार की। यकीनन बहुत मेहनत लगती है और लेक्चर तैयार करने में टाइम भी लगता है। तो सब्सक्राइब करें या लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और शेयर करें ताकि दूसरे बच्चों का भी फ़ायदा हो। खुदा हाफिज़।